नमस्कार। पशु परिचर की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए आज ये अगला वीडियो है। आज का वीडियो कृत्रिम गर्भाधान संबंधी है। कृत्रिम गर्भाधान संबंधी आपके जितने भी डाउट थे सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में कृत्रिम गर्भाधान संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से बताया गया है और उन्हीं बिंदुओं को विशेष तौर पर बताया गया है जो कि परीक्षा में आने लायक हैं। तो सबसे पहले है कृत्रिम गर्भाधान की परिभाषा। परिभाषा की बात करें तो नर पशु का वीर्य कृत्रिम ढंग से एकत्रित कर मादा के जननेंद्रियों यानी कि गर्भाशय गिरवा में यंत्र की सहायता से कृत्रिम रूप से पहुंचाना ही कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। यानी कि पशु के नर पशुओं के वीर्य को मादा पशुओं के जननेंद्रियों में कृत्रिम रूप से पहुंचाना ही कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। इसके मोस्ट तथ्य हैं, विश्व में सर्वप्रथम सफल गर्भाधान इटली के वैज्ञानिक लेजारो स्पेलांजानी ने 1780 में कुतिया में किया था। मोस्ट लाइन है, विश्व में प्रथम सफल गर्भाधान है वो इटली के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेजारो स्पेलांजानी ने 1780 में कुतिया में किया था। 1780 याद रखना, कुतिया और वैज्ञानिक का नाम लेजारो स्पेलांजानी और इटली के थे। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1939 में मैसूर जिले के पैलेस डेयरी फार्म में डॉक्टर संपत कुमार द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया गया। याद रखना, 1939 मैसूर जिला पैलेस डेयरी फार्म, डॉक्टर संपत कुमार का नाम याद रखना। इनमें से प्रश्न आ सकता है। आगे हैं कृत्रिम गर्भाधान के लाभ। तो इसका पहला लाभ है कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी द्वारा श्रेष्ठ गुणों वाले नर पशुओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक विधि से एक नर पशु द्वारा एक वर्ष में 50 से 60 गाय या भैंस को गर्भित किया जा सकता है, जबकि कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा एक नर पशु के वीर्य से एक वर्ष में हजारों की संख्या में गायों या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है। दूसरा लाभ है नस्ल सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तीसरा लाभ है कृत्रिम गर्भाधान में बहुत दूर यहाँ तक कि विदेशों में रखे उत्तम नस्ल व गुणों वाले सांड या भैंसों के वीर्यों को गाय व भैंसों में प्रयोग करके लाभ उठाया जा सकता है। अब इसकी कुछ हानियां भी हैं, नुकसान भी हैं। सीमाएं की बात करें तो इसकी पहली सीमा है कृत्रिम गर्भाधान के अनेक लाभ होने के बावजूद इस विधि की अपनी कुछ सीमाएं हैं जो मुख्यतः निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति अथवा पशु चिकित्सक की आवश्यकता होती है तथा कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को मादा पशु प्रजनन अंगों की जानकारी होना आवश्यक होता है। यानी कि एक प्रशिक्षित पशु चिकित्सक की इसमें आवश्यकता होती है। दूसरा है इस विधि में विशेष यंत्रों की आवश्यकता होती है। तीसरा है इस विधि में असावधानी बरतने तथा सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखने से गर्भधारण की दर में कमी आ सकती है। चौथा है इस विधि में यदि पूर्ण सावधानी न बरती जाए तो दूरवर्ती क्षेत्रों अथवा विदेशों से वीर्य के साथ कई संक्रामक जो बीमारियां के आने का भय भी रहता है। यानी कि यदि आप किसी विदेशों से इन वीर्य को यदि आप लाना चाहते हो तो विशेष रूप से इसकी सावधानी बरतनी होती है ताकि संक्रमण बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। अब है विभिन्न जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान की विधियां देखी। ये महत्वपूर्ण इंडेक्स है। इस इंडेक्स को आप
विशेषता याद कर लें, क्योंकि इन इंडेक्स में से एक आध प्रश्न आने की संभावना है। गाय भैंस में जो गर्भाधान करने की विधि है जिसको बोलते हैं रेक्टोवेजाइनल विधि, गाय तथा भैंस में कृत्रिम गर्भाधान करने की विधि को रेक्टोवेजाइनल विधि कहते हैं। घोड़ी में केवल वेजाइनल विधि का प्रयोग किया जाता है। भेड़ और बकरी में वेजाइनल स्पेकुलम द्वारा एवं कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। सुअर में क्रॉक स्क्रू पिपेट द्वारा है वो कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। तो ये इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण है, इस इंडेक्स को आपको याद करनी है, क्योंकि इनमें से प्रश्न आ सकता है। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेक्टोवेजाइनल विधि के द्वारा किन पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि गाय या भैंस में किस विधि से है वो कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आगे हैं कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य संग्रहण की कुछ विधियां हैं जिससे वीर्य को संग्रहण किया जा सकता है, जिसमें है कृत्रिम योनि द्वारा, यांत्रिक प्रहस्तन द्वारा या विद्युत उद्दीपन के द्वारा है वो वीर्य को संग्रहण है वो किया जा सकता है। अब है महत्वपूर्ण नोट्स, महत्वपूर्ण बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपको थोड़ा बहुत याद रखिएगा ताकि इनमें से प्रश्न है पूछने की संभावना रहती है। जिसमें पहला है कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयोग किए जाने वाले वीर्य को स्ट्रा में भरकर उपयोग किया जाता है। याद रखना, कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयोग किए जाने वाले वीर्य को स्ट्रा में भरकर उपयोग किया जाता है। सीमन स्ट्रा कई प्रकार की होती हैं, जिसका नाम भी आगे आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें भारत में सर्वाधिक उपयोग में फ्रेंच मिनी स्ट्रा काम में आती है। फ्रेंच मिनी स्ट्रा भारत में अधिकतर फ्रेंच मिनी स्ट्रा को उपयोग में लिया जाता है, जो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। दूसरा है कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयोग सीमन स्ट्रा को हिम शीतित करके रखा जाता है, जिसके लिए -196 डिग्री सेल्सियस तापमान की तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, जो डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर के पास में एक ड्रम सा होता है, बॉक्स होता है, उसके अंदर जो गैस होती है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन गैस, और उसमें जो तापमान है वो -196 196 डिग्री माइनस में तापमान के अंदर उस सीमन को रखा जाता है, ताकि उनके सीमन यानी कि वीर्य को खराब नहीं हो सके। जिस कैन में सीमन स्ट्रा का भंडार किया जाता है उन्हें क्रायोकैन कहते हैं। जो कैन होता है जिसके अंदर सीमन को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्रायोकैन। जिनमें 196 डिग्री माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस तापमान एक तरल नाइट्रोजन भरी होती है। महत्वपूर्ण है कि जो सीमन रखने की कैन होती है उस कैन के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है, और उसका तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला है कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए सीमन स्ट्रा को क्रायोकॉन से निकालने के पश्चात जमे हुए वीर्य को तरल बनाने के लिए लगभग 30 सेकंड के लिए गुनगुने पानी यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस में डुबाया जाता है। इस प्रक्रिया को थोविंग या थाइंग कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमन स्ट्रा को क्रायोकॉन से निकालने के पश्चात जमे हुए वीर्य को तरल बनाने के लिए 30 सेकंड के लिए गुनगुने पानी में डुबाया जाता है। इस प्रक्रिया को थोविंग या थाइंग कहते हैं। आगे गाय में A1 रेक्टोवेजाइनल विधि से करते हैं। रेक्टो का मतलब होता है गुदा, और वेजाइनल का मतलब होता है योनि, जिसमें बाएं हाथ को रेक्टम यानी कि गुदा के रास्ते प्रवेश कराया जाता है ताकि सर्विक्स की स्थिति का पता किया जा सके, तथा दाएं हाथ से तैयार की हुई A1 गन को 45 डिग्री के कोण पर योनि में प्रवेश कराकर वीर्य को छोड़ा जाता है।
ये प्रोसेस है वो गाय और भैंस दोनों में भी किया जाता है। आगे हैं कृत्रिम गर्भाधान में कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं, तो जिसमें नंबर 1 है तरल नाइट्रोजन जार, जिसको फ्रोजन सीमन स्ट्रा भी कहते हैं, A1 गन और प्लास्टिक शीट, चिमटी, थोविंग बॉक्स, कैंची और थर्मामीटर का प्रयोग है वो किया जाता है। अब आगे हैं कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न सीमन स्ट्रा। कौन कौन सी स्ट्रा है वो काम में ली जाती है, जिसमें नंबर 1 है जर्मन सीमन स्ट्रा, जो कि पॉलीप्रायोपाइनेन की बनी होती है। दूसरी है फ्रेंच सीमन स्ट्रा, जो कि PVC यानी कि पॉली वाइनिल क्लोराइड की बनी होती है। भारत में सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली स्ट्रा है। अब स्ट्रा के क्रमशः स्ट्रा और वीर्य का आयतन, स्ट्रा की लंबाई और स्ट्रा का व्यास, इसके बारे में पिछले एग्जाम के अंदर भी प्रश्न पूछा गया था, तो इस इंडेक्स को आपको याद रखना है। जिसमें नंबर 1 फ्रेंच मीडियम वीर्य का आयतन है 0.5 ml, स्ट्रा की लंबाई है 133 mm और स्ट्रा का व्यास है 2.8 mm। दूसरा है फ्रेंच मिनी, जिसमें वीर्य का आयतन है 0.25 ml और स्ट्रा की लंबाई है 133 mm, स्ट्रा का व्यास है 2.0 mm। और तीसरी है जर्मन स्ट्रा, जिसका आयतन है 0.25 ml, स्ट्रा की लंबाई है 65 mm और स्ट्रा का व्यास है 2.8 mm। तो ये कृत्रिम गर्भाधान के महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, जिनके बारे में आपको बताने का मैंने प्रयास किया है। इससे ज़्यादा इस कृत्रिम गर्भाधान अध्याय में नहीं है, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप किसी किताब को भी पढ़ सकते हो, लेकिन उनमें से मैंने छांट करके महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको बताने का प्रयास है वो किया था। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस पेज को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।